बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोगों ने अब मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, यानी कि मैक्रो अमाउंट में, यानी कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमने अब डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। क्योंकि अगर हम इनका केमिकल फार्मूला देखें तो इसके अंदर आपको कार्बन तो नज़र आएगा, साथ आपको वाटर का फार्मूला नज़र आएगा। कार्बन, जैसे आप इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इनके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशो है वो हाइड्रेटेड कार्बन के तौर पे, यानी कि एक कार्बन होगा और साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर आप दूसरा कार्बन लेंगे तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ जो कार्बन की अमाउंट होगी, यानी कि ये बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन ही है। और ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, और सबसे पहले प्लांट्स में बनते हैं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना शुरू हुआ था, सबसे पहले एवोल्यूशन इस प्रोसेस की हुई थी। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके जो है वो ग्लूकोज बनाया था, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस कहा है कि लाइट की मौजूदगी में सिंथेसिस होगी तो जो ग्लूकोज बनता है, और प्लांट अपनी नीड जो है वो इससे पूरी करता है। तो ये सबसे पहले जो है ये बना था प्रोसेस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट के लिए बना था। और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: शुगर्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। शुगर्स को हम मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स भी कहते हैं। शुगर्स जो हैं उनमें आमतौर पर मोनोसेकेराइड्स आते हैं, और डाइसेकेराइड इसलिए क्योंकि अगर 2 मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे तो वो एक डाइसेकेराइड बन जाएगा। जैसे कि सक्रोज, जो कि टेबल शुगर है आपकी, जो आप अपनी हाउस होल्ड शुगर है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं शुगर, वो जो शुगर है वो बेसिकली सक्रोज है, और वो फ्रक्टोस और ग्लूकोज से मिलके बनी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोस मिलके क्या बनाते हैं? सक्रोज। और ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं उनके अंदर ट्राइसेकेराइड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ट होना शुरू होते हैं वो तकरीबन, जो पहला हमारे पास ओलिगोसेकेराइड, अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो ट्राइसेकेराइड होगा, यानी कि वो 3 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। उसके अंदर डाइसेकेराइड नहीं आता ओलिगोसेकेराइड के अंदर, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी डाइट जो है ना, उसका एक मेजर पोर्शन बन चुका है, क्योंकि ये हमें बल्क में एनर्जी देता है। अगर हम बात करें उन दूसरे ममालिक की जिनमें अभी तरक्की नहीं हुई, और तरक्की पजीर ममालिक की जो अभी तरक्की कर रहे हैं, उन जो वो अपनी डाइट का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर रखते हैं, यानी कि चावल और रोटी वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इनके पास और इतने रिसोर्स नहीं होते, इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया ख़रीद सकें, जो कि जिससे वो अपनी दूसरे वाइटामिन और मिनरल्स वाली जो रिक्वायरमेंट्स या दूसरे अदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी ले सकें। तो वो अपना रोटी चावल दाल पे खा के ही जो है उस पर गुजारा करते हैं, और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट और मुख्तलिफ जो फूड्स हैं उनको नहीं देखते। लेकिन अगर हम बात करें जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो ममालिक तकरीबन सिर्फ 45 से 50% तक अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, क्योंकि वो और दूसरे सोर्सेज अपनी एनर्जी के लिए ढूंढ लेते हैं, और दूसरे वाइटामिन और मिनरल्स वाले सोर्सेज देखते हैं जिनसे उनको एनर्जी भी मिले और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले। आमतौर पर ये जो हमारे पास चावल रोटी है, इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको एनर्जी जो है वो बल्क में मिल रही होती है। आप समझते हैं रोटी है, रोटी क्या है, लेकिन रोटी से आपको बल्क ऑफ एनर्जी मिल रही होती है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी साथ लाजमी है, ताकि वो जो कैलोरीज़ आपने इतनी कंज्यूम की हैं, जो कैलोरी आपने इनटेक की है, वो उसी वक्त जो है वो उसका फिनिश भी हो जाए वो एनर्जी, ताकि वो फ़ैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। शुगर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुगर्स में ग्लूकोज का जिक्र करते हैं। ग्लूकोज जो है ना वो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि ग्लूकोज और किसी शॉर्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। जैसे सक्रोज जो है उसकी जब रिएक्शंस होगा तो केमिकल रिएक्शंस के बाद जो है वो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मिल जाएगा, लेकिन ग्लूकोज जो है वो फर्दर आगे मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। तो और हमारे ब्रेन को जो एनर्जी सोर्स, चीफ सोर्स है ना, वो हमें ग्लूकोज से ही मिलता है हमारे ब्रेन को। अगर आप जितना मर्ज़ी लिपिड कंटेंट ले लें अपनी डाइट में, जितना मर्ज़ी आप प्रोटीन कंटेंट ले लें, हमारा ब्रेन जो है ना वो उतनी अच्छी एनर्जी इनसे ग्रैब नहीं कर पाता, यानी कि इन वाली फूड आइटम से, फ़ैट प्रोटीन्स वाली चीज़ों से हमारा ब्रेन इतनी अच्छी एनर्जी जो है वो नहीं निकाल पाता जितनी अच्छी वो कार्बोहाइड्रेट से निकाल पाता है, क्योंकि उसकी सिंपल फॉर्म जो है वो बेसिकली शुगर नहीं, मैं शुगर कह रही हूँ बल्कि ग्लूकोज है।
तो हमारे ब्रेन ने जो एनर्जी उसको चीफ सोर्स चाहिए ना, वो ग्लूकोज ही चाहिए। तो जब तक आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ना खाएंगे, आपके ब्रेन को शुगर नहीं मिलेगी, यानी कि ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और आपके ब्रेन को चैन नहीं आएगा, और आपका ब्रेन जो है वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हमारे ब्रेन को तकरीबन पर डे में 110 ग्राम्स ग्लूकोज जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए आप ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपको अक्सर देखेंगे आप पैकेट्स में मिलता है कि अगर कोई पेशेंट बीमार हो तो उसको पानी में डाल के, वाइट सफ़ेद पाउडर मिलता है, उसको फटाफट पानी में डाल के जो है पेशेंट को पिला दिया जाता है, क्योंकि उसको इंस्टेंट चाहिए। उसने जाके मेटाबोलाइज नहीं होना, कोई रिएक्शन नहीं होना, उसने जाते ही आपके ब्रेन पे जाना है और आपको एनर्जी देनी है। तो इसीलिए बेसिकली उन लोगों को, उन पेशेंट्स को ग्लूकोज पिलाया जाता है, इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। और हमारे ब्रेन के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज ही है जो कि मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज ही चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए, और ना ही वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। शुगर्स को हम आमतौर पे मोनोसेक्राइड कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो डाइसेक्राइड भी आ जाते हैं, यानी कि दो मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड बना देते हैं। शुगर की प्रॉपर्टीज़ देखें तो वाइट है, क्रिस्टलाइन है, वाटर सोल्यूबल है, स्वीट टेस्ट है, मॉडिफाइड बाय कुकिंग, हीटिंग, कैरामलाइज ऑन हीटिंग। कैरामलाइज का मतलब है कि आपने शुगर के अंदर पानी नहीं ऐड किया, बल्कि शुगर को ऐसे हीट करना शुरू कर दिया है, तो शुगर मेल्ट होगी और वो एक ब्राउनिश सा लिक्विड बन जाएगा, जिसको हमने कैरामलाइज कर दिया है। यानी कि हम लोगों ने शुगर को कैरामलाइज कर दिया है हीट करके, और एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव्स। आप देखते हैं कि जब शुगर जो है ना वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, जब भी शुगर ने वाटर के साथ कंबाइन होना है ना, तो इसकी एक ख़ासियत है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको अंदर नहीं आने देता। यानी कि जब हम आपके पास एक ऐसा मिक्सचर बन जाए जिसके अंदर ग्लूकोज और शुगर हो, यानी कि ग्लूकोज शुगर हो और साथ वाटर हो, तो इन दोनों की बाइंडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर आ ही नहीं सकते, ज़िंदा रहना तो दूर की बात, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहाँ पे आ ही नहीं सकते। इसलिए आप देखते हैं मुरब्बे वगैरह अक्सर वो शुगर सिरप कितना ज़्यादा बनाया होता है, वो बेसिकली इसीलिए होता है कि वो ख़राब नहीं हो सकते। आपके फ्रूट जो आपने सेब के मुरब्बा है, जिस भी फल का मुरब्बा है, तो वो ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिनों तक रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली शुगर सिरप होता है जो कि उस फूड को ख़राब होने नहीं देता। तो ये एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है, क्योंकि वाटर की और शुगर की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अंदर नहीं आने देती, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता और हमारा फूड ख़राब नहीं होता। ये बात आपको पता है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमें जितनी मिलती है वो तकरीबन 3.7 किलो कैलोरी होती है। किलो कैलोरी और कैलोरी ये दोनों एक ही है, आप कैलोरी कह लें या किलो कैलोरी कह लें, ये दोनों बातें एक ही है। ए पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ने आपको 4 कैलोरी देनी है, जिसको हम रफली कहते हैं 4, लेकिन ये 3.75 होता है। और अगर हम जाउल में एनर्जी को डिस्कस करें तो वो 16 किलो जाउल एनर्जी है, क्योंकि हम बॉडी में जब एनर्जी को डील कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए लफ्ज़ कैलोरी ही इस्तेमाल करते हैं। और ये वाले जो शुगर्स हैं बेसिकली सिंपल शुगर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो इन्हीं सिंपल शुगर से मिलके बनते हैं। शुगर ये जो हमारे पास है ये नेचुरली अकरिंग पाया जाता है फ्रूट्स के सेलुलर स्ट्रक्चर्स में, छिलकों में भी पाया जाता है, फ्रूट में तो पाया जाता है, और कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है। आर इंट्रिंसिक शुगर्स, इंट्रिंसिक शुगर्स वो होते हैं जो आपको नेचुरली पाए जा रहे हैं। जैसे अगर आपने दूध है ना, आपने दूध पिया है तो उसमें लैक्टोज शुगर है, वो शुगर आपको मिली है, वो इंट्रिंसिक शुगर है। आपने जब उसके अंदर जो है सक्रोज डाल दी है, मतलब कि एडिशनली और शुगर डाल दी है, या आपने बाहर से लैक्टोज मिला है तो आपने वो लैक्टोज इसके अंदर डाल दिया है, फ्रुक्टोज डाल दिया है अलग, तो आपने उसकी शुगर कंटेंट को बढ़ा दिया है, तो वो जो आपने बाहर से शुगर डाली है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक शुगर्स, ठीक है। और ये जो आप बाहर से ऐड करते हैं शुगर, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये आपके दांतों के लिए भी अच्छी नहीं है, और ये ओबेसिटी कॉज करती है। यानी कि अगर आपका बढ़ापा कह रही हूँ, अगर आपका मोटापा जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अब हम लोग जो हैं वो मोनोसेक्राइड्स की टाइप्स को देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो सिंपल शुगर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जो उसकी मेन टाइप्स हैं वो 3 हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये 3 मेन शुगर्स हैं और सिंपल शुगर्स हैं। ग्लूकोज भी जो है वो और फर्दर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकती, ये फ्रक्टोज जो है वो भी फर्दर आगे नहीं मेटाबोलाइज हो सकती, और ग्लैक्टोज भी। ये तीनों शुगर्स ऐसी हैं जो फर्दर जो है नहीं आगे इनका मेटाबॉलिज्म होता और ना ही आगे मेटाबोलाइज हो सकती हैं, ये सिंपल शुगर्स हैं। और अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिशनली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसने हमारे बहुत ज़्यादा और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं। आमतौर पर जो मेन है वो डीएनए भी बनाती है, जो कि बैकबोन है हमारे जेनेटिक मटीरियल का। और इसका जो मेन है एक्सोसिस है
मेन जो है वो हेक्सोसिस, जिसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू में सबसे ज़्यादा हम इसी को डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, इन 3 मेन सिंपल शुगर्स को। और उनका इन तीनों का केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है, C6H12O6। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं ये आमतौर पर एक दूसरे के आइसोमर्स से पोजीशन का आई थिंक फ़र्क होता है, और ये कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक विदाउट बीइंग चेंज्ड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक से ऐसे ही पास आउट हो जाते हैं, इनके ऊपर किसी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का असर नहीं होता। ठीक है, आमतौर पर हेक्सोसिस जो हैं इन्हीं को हम मेन डिस्कस करते हैं। और ये बात आपको पता होगी कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होते हैं वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ट्राइओसिस से। आपके पास मोनोसिस डायोसिस नहीं है, ट्राइओसिस से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होते हैं, और ये सिंपल शुगर्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि जो मोनोसेकेराइड में भी अगर हम सिंपल कार्बन की बात करें तो वो 3 कार्बन वाला होगा। मोनोसेकेराइड में जो सिंपल कार्बन वाला होगा वो कौन सा होगा, 3 कार्बन वाला। लेकिन हम लोग हेक्सोसिस को न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से देखें, न्यूट्रिशन में हमारा इनसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है। एक डाइसेकेराइड जो है वो 2 मोनोसेकेराइड से मिलके बना है, और जब ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है, और इनका जो केमिकल फार्मूला है वो C12H12H22O11। आमतौर पर ये जो हमारे पास सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं, इनका जो केमिकल फार्मूला है वो यही है। इन अरेंजमेंट का फ़र्क होता है और आइसोमरिज्म इनके अंदर आ जाता है। मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड बिफोर एब्जॉर्प्शन बाय द एलिमेंट्री कैनाल। ज़ाहिर सी बात है, ये आपके पास क्या है, डाइसेकेराइड। जब ये जो हैं जब इनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो सक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में, क्योंकि माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना है। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जब इन्होंने एब्जॉर्प्शन, ये कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्लड में ऐड हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जब ये ब्लड में ऐड हो रहे होते हैं, ये ऐसे ऐड नहीं होते, बल्कि ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज इस तरह ये अपने अपने मोनोमर्स में टूटते हैं, और फिर ये जो हमारे पास स्मॉलर यूनिट है ये ब्लड में ऐड हो जाता है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो है वो चले जाता है। और ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज जो है हमारे फ्रूट्स में जो है वो 2 से 6% पाया जाता है, हनी में जो है वो 25 to 37% पाया जाता है। ये बात आप याद रखें, जो हनी है ना वो बेसिकली इसके अंदर एक ही किस्म की शुगर नहीं पाई जाती, बल्कि ये हनी जो है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शुगर्स पाई जाती हैं। सक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ये वाली सारी जो शुगर्स हैं ये हनी में पाई जाती हैं। मेन शुगर फाउंड इन ब्लड ऑफ लिविंग एनिमल्स। अब जब टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, जब आपने शुगर लेवल देखना हो तो वो ग्लूकोज का देखते हैं, फ्रक्टोज या सक्रोज का नहीं देखते। जो मेन शुगर है ब्लड में वो ग्लूकोज ही होती है, क्योंकि हमने जब पढ़ा है कि जब एब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वो अपने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है सिंपल में कन्वर्ट होते हैं। तो जब वो ब्लड में ऐड होंगे तो जाहिर सी बात है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स ही ऐड होंगे। तो जब हम लोग ब्लड में किसी शुगर की बात कर रहे होते हैं तो वो ग्लूकोज की ही बात कर रहे होते हैं। और जो नॉर्मल ब्लड शुगर होती है वो तकरीबन 100 mg 100 मिलीग्राम या 80 to 100 मिलीग्राम का, मतलब 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ब्लड में शुगर नहीं होनी चाहिए, वरना वो हाई इनटेक ऑफ शुगर में, हाई ब्लड शुगर लेवल में उसका शुमार होता है। तो अगर आपके पास 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसके अंदर जो है वो 80 से लेके 100 मिलीग्राम तक ही जो है वो शुगर पाई जानी चाहिए, यानी कि। और ये ग्लूकोज क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स हैं स्टार्चेस के और ग्लाइकोजन के, यानी कि ग्लूकोज जो है वो मिलता जाता है और हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च बन जाता है और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन। हमारे पास अगर एनिमल्स में स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की तो उसको हम ग्लाइकोजन का नाम देते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर जो है ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है उसको हम कहते हैं स्टार्चेस। जैसे पोटैटोज़ के अंदर स्टार्च है, राइस के अंदर स्टार्च है, मेज़ के अंदर जो है वो क्या है, स्टार्च है। और हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो लिवर में और मसल में स्टोर है। और जब हमारी बॉडी को जब हम बाज़ औक़ात खाना नहीं खाते या हमारी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा होता तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इसी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो है वो लेता है, चाहे वो लिवर से तोड़ ले चाहे वो हमारे मसल से ले ले, तो वहाँ से जो है वो ये अपनी ग्लूकोज की नीड को पूरा करता है। तो ये दोनों बेसिकली स्टोरेज फॉर्म है, ये फ्यूल काम करती हैं, फ्यूल के तौर पर रिजर्व्ड फ्यूल जो होता है उसका काम करती हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। और ड्यूरिंग डाइजेशन जो है डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू
ग्लूकोज। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो सकते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। और इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि है डाइटरी फाइबर। ये भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप है, लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होती, जो कि हमारे स्टूल का बल्क बनाती है। तो उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। और कमर्शली जो है, अगर हमने बड़े पैमाने पे जो है ग्लूकोज को बनाना हो तो हम उसको स्टार्च से बनाते हैं, यानी कि मेज़ में जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो लेते हैं। और स्वीटनेस लेवल इसका 74 है ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सक्रोज। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड रख लिया है कि हमारे पास सक्रोज है, इसका जो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मीठी है तो ये जो है इसका 100 है, लेकिन इससे ज़्यादा मीठी फ्रक्टोज है, लेकिन हम लोगों ने इसका 100 रखा है। तो सक्रोज जो है उसका 100 है ना लेवल कि इतनी ये मीठी है, लेकिन हमने इसको कंपेयर कर लेना है 100 के साथ। तो 74 को अगर हम 100 के साथ कंपेयर करें तो हम देख लेते हैं कि 74 जो है वो कम है और 100 ज़्यादा, और किस तरह हमारा स्वीटनेस लेवल जो है कम है ग्लूकोज का एज़ कम्पेयर टू सक्रोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम लेविलोज भी कहते हैं। ये हमारे फ्रूट्स में भी पाई जाती है, वेजिटेबल में भी और हनी में भी। देखिए हनी में हमारे पास ग्लूकोज भी पाई गई थी और ये फ्रक्टोज भी पाई जा रही है, लेकिन और फ्रक्टोज की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, 25 to 45 है। एप्पल के अंदर भी फ्रक्टोज है और सक्रोज भी है और ग्लूकोज भी है। ग्रेप्स के अंदर फ्रक्टोज है 8%, 2% सक्रोज, 7% ग्लूकोज और 2% माल्टोज। स्वीटेस्ट शुगर अमंग मोनो एंड डाइसेक्राइड, स्वीटनेस 173 ऑन द स्केल ऑफ 100 फॉर सक्रोज। अब देख लें सक्रोज को हमने जो रेफरेंस बनाया था, स्टैंडर्ड बनाया था, और ये जो फ्रक्टोज है ये ज़्यादा इसका स्वीटनेस लेवल है एज़ कम्पेयर टू सक्रोज। तो फ्रक्टोज जो है ये इसीलिए बेकरी आइटम्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है, केक्स वगैरह में, बिस्किट्स वगैरह में, ये कप केक्स में, इनका फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्रक्टोज जो है क्योंकि ये सिंपल शुगर है, इससे आगे ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकती, तो ये हमें एनर्जी सोर्स भी नहीं देती, तो ये लिवर में जाके फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो ये फ़ैट कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, जब आप फ्रक्टोज इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं तो फ्रक्टोज हमारे लिवर पे जाके चर्बी की फॉर्म में बनना शुरू कर देता है, जो कि उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि लिवर का काम है इसने बाइल जूस बनाना है, उस बाइल ने क्या करना है, फ़ैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है। तो और वो बाइल गॉल ब्लैडर में जाके फिर स्टोर होता है, लेकिन फ्रक्टोज वहाँ पे जब अपनी जाके फ़ैट की तह जमाना शुरू कर देगी तो लिवर का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आजकल ये फ़ैटी लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन हुआ है, और हर किसी का फ़ैटी लिवर है, उसके फ़ैटी लिवर यानी कि उसके लिवर पे चर्बी चढ़नी शुरू हो गई है, फ़ैट जो कभी आपके हिप्स पे और आपकी एब्डोमेन पे, कभी मसल्स पे आपका जो है वो फ़ैट जो है वो स्टोर होता था, अब वो आपके ऑर्गन पे शुरू होना लग गया है। मतलब आपके लिवर पे जाके वो फ़ैट स्टोर होना शुरू हो गई। मतलब आपकी ये फ्रक्टोज ने जाके आपके हिप्स पे या आपके एब्डोमेन वाले एरिया पे जाके इसने फ़ैट नहीं बनाना, इसने लिवर पे जाके फ़ैट बनाना शुरू कर देना, जिससे इसका फंक्शन ख़राब होगा और हमारी डाइजेशन ख़राब होगी और से बहुत से मसले मसाइल होंगे। तो फ्रक्टोज़ का इसलिए हमें इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसका स्वीटनेस लेवल बहुत ज़्यादा है फ्रक्टोज़ का, और इसका कलर इतना अच्छा दे देती है ये चीज़ों को, और इसीलिए ये ज़्यादा बेकरी आइटम्स और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, और इसलिए हमें बेकरी आइटम्स नहीं यूज़ करनी चाहिए। फ्रक्टोज़ ने हमें एनर्जी तो देनी नहीं है, इतनी ज़्यादा एनर्जी ग्लूकोज से हमने पूरी कर ली है अपनी, लेकिन फ्रक्टोज़ ने क्या करना है, फिर इसने स्टोर ही होना है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ग्लूकोज मिल गई है, तो इस फ्रक्टोज़ ने जाके लीवर पे स्टोर होना शुरू हो जाना है और फैटी लेयर बनानी शुरू कर देनी है। तो इसीलिए फ्रक्टोज़ का इंटेक हमें कम करना चाहिए। अब जो जामी शीरी यूज़ करते हैं आप, उसके अंदर कितना ज़्यादा मीठा होता है, 1 स्पून कितना मीठा होता है, उसके अंदर फ्रक्टोज़ लेवल बहुत हाई है, वो बेसिकली फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप ही है। और इसने जब आपने अब 1 चम्मच भी अगर आपने डाल लिया है तो आप देख लें कि कितना इसने फ्रक्टोज़ लेवल दिया है और कितना इसने फ़ैट जाके आपके लीवर पे स्टोर करना है। तो इसके इंटेक को कम करें। कंपोनेंट ऑफ सक्रोज प्रेजेंट इन हाई फ्रक्टोज सिरप, जैसे कि पहले बात हो चुकी है, बेटर यूटिलाइज सोर्स ऑफ एनर्जी बाय डायबिटिक पेशेंट्स दैन ग्लूकोज। और ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं आमतौर पर उनको कहा जाता है कि वह फ्रक्टोज यूटिलाइज़ करें, क्योंकि फ्रूट्स में ये ज़्यादा होता है, और देन ग्लूकोज। एक बेसिक वजह ये कि फ्रक्टोज इंटेक उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रूट में जो है, क्योंकि ये फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज जो है ये फ्रूट शुगर है, और फ्रक्टोज जो है जब हम इसको फ्रूट में लेते हैं नेचुरली तो उसके साथ फाइबर होता है।
जो कि क्या करता है वो फाइबर, क्योंकि फाइबर ने डाइटरी फाइबर ने स्टूल का बल्क बनना होता है, तो ये फ्रक्टोज को भी अपने साथ ही ले जाता है बल्क में, और ये फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और ये हमारा जो है लिवर पे चर्बी वगैरह नहीं बनाता। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो फ्रक्टोज को इनटेक करें, लेकिन फाइबर के साथ और मॉडरेट अमाउंट में करें। ये नहीं कि अब उन्होंने फ्रक्टोज ही ले जाना है। नो डाउट कि वो ग्लूकोज का लेवल जो है, जो फ्रक्टोज है, ये जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, यानी कि ग्लूकोज लेवल ब्लड का जो है उसको इतना फ्लक्चुएट नहीं करता, नॉर्मल रेंज में ही रखता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो फ्रक्टोज इनटेक करें, क्योंकि ये ग्लूकोज का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। जैसे ग्लूकोज लेंगे तो वो फ़ौरन आपकी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन जो फ्रक्टोज होगा वो उसको एटलीस्ट मेंटेन रखेगा, मतलब इतना ज़्यादा उसको राइज़ पे नहीं ले जाएगा, पीक पे नहीं ले जाएगा लेवल को। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रक्टोज ऑफर किया जाता है फाइबर के साथ। फाइबर के साथ अच्छा है आप उसको फाइबर के साथ उसको लें फ्रक्टोज को, क्योंकि फ्रक्टोज फिर बल्क के स्टूल के साथ हमारी बॉडी से सिक्रीट आउट हो जाएगा और इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। और फ्रूट्स जो है उसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर फ़ाइबर अच्छा खासा पाया जाता है, और इसीलिए फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो फ्रक्टोज पाई जाती है, तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। अगर आप कहीं नेचुरली ढूंढने निकलेंगे ग्लैक्टोज तो आपको नहीं मिलेगी, आपको दूध खरीदना पड़ेगा, और आप उसमें से लैक्टोज मिल्क शुगर देखेंगे और उससे आपको सेपरेट करना पड़ेगा ग्लैक्टोज, क्योंकि जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लैक्टोज हमेशा ग्लूकोज से कंबाइन ही मिलेगा और फॉर्म्स पार्ट ऑफ लैक्टोज, ये बात डिस्कस हो चुकी है, और अकर्स इन सेरिब्रोसाइड्स प्रेजेंट इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज़। जो हमारे ब्रेन में सेरिब्रोसाइड्स है ना, जो कि माइलिन शीथ में पाई जाती है। माइलिन शीथ बेसिकली एक कोटिंग का काम करती है, जो कि हमारी नर्व इम्पल्सिस की प्रॉपर कंडक्शन करवाती है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन की लीकेज ना हो जाए। ठीक है, तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो ग्लैक्टोज बनाती है, कि सेरिब्रोसाइड्स जो हैं इनको बनाने में ग्लैक्टोज का एक मेजर रोल है। और जो इसका स्वीटनेस है वो काफ़ी कम है। देख लें आप 100 से 16 को कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा रेंज है, लेकिन इसका स्वीटनेस लेवल 16 ही है एज़ कम्पेयर टू सक्रोज। सक्रोज के बारे में आपको पता है कि जो हमारे घर में चीनी इस्तेमाल होती है वही सक्रोज है, और ये प्योर सक्रोज है, 99% प्योर। और ये हम शुगर केन से बनाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में इसको हम लोग बीट रूट यानी कि चुकंदर से भी बनाते हैं, जिसको हम शुगर बीट भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम शुगर बीट से बनाते हैं। ये ठंडे इलाके का फल है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इससे जो है वो शुगर नहीं बना सकते। ठंडे इलाके वाले लोग जो हैं शुगर इससे बनाते हैं, बीट रूट से यानी कि चुकंदर से, या शुगर बीट भी कहते हैं इसको। इससे वो बनाते हैं और उनको बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि इससे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मिल जाती है। हनी के अंदर सक्रोज देख लें आप कितना थोड़ा पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है कि हनी इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर्स। और टू लेसर एक्सटेंड इन फ्रूट्स में कम पाई जाती है। सम फ्रूट्स लाइक कैरेट्स वगैरह में पाई जाती है। और आपको पता है कि सक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है, यानी कि मोनोसेक्राइड है, जिसमें डाइसेक्राइड आ जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सक्रोज बना है, और ये हर लिहाज से लोगों को पसंद भी है। इसलिए पैलेटेबिलिटी का मतलब ये लोग इसको पसंद करते हैं, इसके टेस्ट को भी, और ये इकोनॉमिकली भी लोगों को के लिए फ़ायदेमंद है कि इसके लिए इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। जनरली लो कॉस्ट है, प्योर है, और एक्सेप्टेबिलिटी ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हर बेकरी आइटम में जो है, हर केक में 2-2 3-3 कप्स जो हैं वो भर भर के इसी के डाले जा रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेकरी आइटम्स जो है वो कम यूज़ करें, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसमें कुछ भी नहीं है बिस्किट्स में जो, और अगर हम बात कर लें बिस्किट्स में और केक्स में, इनमें कुछ भी नहीं है। कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा है जो आपको मोटा करता है, तो इसलिए इन बेकरी आइटम्स को जो है वो अवॉइड करें। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फॉर्म शुगर केन और शुगर बीट, जैसे कि बड़े पैमाने पर जैसे हमने देखा कि ये गन्ने से और चुकंदर से बनाया जाता है। हम लोग जो है वो उसे गन्ने से ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा गर्म इलाका है, और गर्म इलाके में शुगर कैन का फल है और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन शुगर बीट से हम नहीं बनाते क्योंकि ये ठंडे इलाके का फल है। माल्टोस जो है ये 2 ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना है। हनी में जो है ये 2 से 12% तक पाया जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च बाय डाइजेशन एंड ड्यूरिंग ग्रेन जर्मिनेशन। माल्टोस जो है वो हम लोगों को जो है स्टार्च की जब डाइजेशन होती है, क्योंकि स्टार्च में बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही हैं, और जब हम लोग इसको बनाते हैं तो हम ज़्यादातर इसको स्टार्च से ही ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से मिलके बना है, तो ग्लूकोज के हम 2 मॉलिक्यूल से इनको बाद में बना लेते हैं माल्टोस को। तो हम लोग स्टार्च से और ग्रेन जर्मिनेशन से जो है वो माल्टोस को बनाते हैं। ग्रेन जर्मिनेशन यही है कि वीट फ्लोर जो आपके पास आटा है उससे हम लोग जो है
ये ले रहे हैं, माल्टोस ले रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बना के हम लोग उसमें से वाटर रिमूव करवा के एक माल्टोस बना लेते हैं। और क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग ड्यू टू स्टार्च डिग्रेडेशन बाय एंजाइम्स इन फ्लोर। जब हम लोग आटे के अंदर जो है एंजाइम्स वगैरह डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम की डिग्रेडेशन होती है जब स्टार्च की, तो माल्टोस बनता है। ये वही है कि आप स्टार्च से माल्टोस बना रहे हैं, क्योंकि स्टार्च ने हमें क्या देना, सिंपल शुगर ग्लूकोज देनी है, और उस ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाना है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हमने रिमूव करवा के एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्रिएट करवा के एक माल्टोस का मॉलिक्यूल बना लेना है। तो ये आसान है कि हम इसे आमतौर पर स्टार्च से ही बना लेते हैं। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल एसिड और एग्जाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। या तो हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवा लें, यानी कि स्टार्च से हम ग्लूकोज लें और उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 को कंबाइन करें और माल्टोस बना लें, या तो हम एक ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें स्टार्च में कि वो जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दे हमें और उनसे माल्टोस बनाएं। एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या हम कोई एंजाइम जो है एनवायरनमेंट दे दें कि एंजाइम हमारा काम कर दें। इसका जो स्वीटनेस लेवल है वो 32 है ऑन द स्केल ऑफ 104 सक्रोस। अब आप देख सकते हैं कि आई थिंक मीडियम ही है इसका स्वीटनेस लेवल। और लैक्टोस, ये जो है मिल्क ऑफ मैमल्स में पाया जाता है, यानी कि जो ह्यूमन मिल्क है उसके अंदर भी लैक्टोस पाया जाता है। भैंस, काऊ का जिसका भी है, भैंस का है, काऊ का है, काऊ बफलो जिसका भी मिल्क है उसके अंदर लैक्टोस पाया जाता है। कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल, जब ये दोनों मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। ह्यूमन मिल्क के अंदर 7.5% जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। काउस मिल्क के अंदर 4.9% पाया जाता है लैक्टोज, नॉर्मली डिग्रेडेड बाय एन एंजाइम लैक्टेज। हम ह्यूमन मिल्क के अंदर देखा है आपने कि कितना लैक्टोज ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू काउस मिल्क। और हमारे इंटेस्टाइन में जब इसकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है तो लैक्टोज जो टूटता है वो लैक्टेस एंजाइम है जो कि लैक्टोज को तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, और फिर ये दोनों हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। और इसका जो स्वीटनेस लेवल है ये 16 है ऑन द स्केल ऑफ 104 सक्रोस, यानी कि इसका स्वीटनेस लेवल सबसे कम है हमने जितने अभी तक डिस्कस किए। तो हमें जो है दूध के अंदर चीनी डाल के नहीं पीना चाहिए, बल्कि जो दूध हमारे पास है जिसकी जो नेचुरल स्वीटनेस है हमें वही लेनी चाहिए, क्योंकि जब आपने चीनी डाल लेनी है ना 2 चम्मच, वो भी दूसरी जो हाउस होल्ड है जो कि इतनी प्रोसेस्ड शुगर है उसने आपके दूध की सारी ग़िज़ाइयत को ख़राब कर देना है। तो इसलिए दूध जो है वो सादा नॉर्मल, यानी कि जो कहते हैं हम, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म, तो ये आपके लिए बहुत सेहत बख्श है। तो इसलिए आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि आप डाइट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रिया।